हेलो एंड वेलकम टू एंटेंगल स्टडी। आज शुरू करते हैं एनडीए फिजिक्स की एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की या लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन में जो ये पोर्शन आपका आ रहा है लॉज ऑफ मोशन वाला, ये है डायनामिक्स का पोर्शन। ठीक है, यानी यहां से आपकी डायनामिक्स की शुरुआत होती है। इससे पहले वाले जो दो टॉपिक थे उनमें हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ लिया था, जहां पर हमने मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर ली थी और सर्कुलर मोशन की बात कर ली थी। वहां मेनली हमने काइनेमेटिक्स की बात करी थी। अब जो टॉपिक आपके पास आ रहे हैं वहां पर हम बात करेंगे डायनामिक्स की। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम की शुरुआत करते हैं तो पहला टर्म लॉज ऑफ मोशन में जो पहला मेन टर्म आ रहा है आपके पास वो है फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज। यानी ये क्या है, एक फोर्स एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है जो दो बॉडीज या दो क्वांटिटी से बीच का जो इंटरेक्शन है उसको शो करती है। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स अप्लाई करा तो यानी मैंने और उस वाली बॉडी ने यानी उस वाले ऑब्जेक्ट ने आपस में इंटरेक्शन करा, तो उस इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है वेलोसिटी में चेंज आए या एक्सेलरेशन में चेंज आए। तो उस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलेंगे फोर्स। अब इंटरेक्शन भी अलग अलग टाइप से हो सकता है, बट जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी फोर्स मानी जाएगी। अब सबसे पहले देख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज इट इज द कॉज बाय विच एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज इन मोशन और शेप। यानी एक टाइप का कॉज है जिसके वजह से किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है या उसका जो मोशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वो चेंज का जो कॉज है उस कॉज को ही हम बोलते हैं फोर्स। और अगर हम इसकी बात करें तो फोर्स आपकी है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो उनको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। फोर्स के बारे में अगर आप थोड़ी चीजें और देख लें तो सबसे पहले अगर फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो आपका कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे वो हो जाएगा न्यूटन। अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, न्यूटन भी हो सकता है, या फिर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फॉर्मूला पढ़ा होगा सब लोगों ने, एफ इक्वल टू एम ए। तो इस F इक्वल टू एम ए से भी हम क्या निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? M को बोलते हैं हम केजी, यानी मास केजी में होता है ऐसा यूनिट में, और एक्सलरेशन का जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी इसका दूसरा फॉर्मूला है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे भी क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो याद रखना, वन न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये दो बात एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें, दोनों बातें कैसी एकदम सेम है। ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट आगे, थोड़ा सा और आगे। अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है, याद रखना सीजीएस यूनिट इसकी होती है डायन। ठीक है, और कन्वर्जन भी आप लोगों को आना चाहिए। तो कन्वर्जन होता है वन न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि ये मैंने पहले लिख दिया है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन। ये दो कन्वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछ ले जाते हैं। चलते नेक्स्ट आगे। अगला है आपके पास टाइप्स ऑफ फोर्स। अब टाइप्स ऑफ फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ फोर्स में मेनली दो टाइप के फोर्सेस आपके पास आएंगे। पहला फोर्स है जो आपके पास, तो हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा टाइप का जो फोर्स है उसको बोलते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला आ गया आपका कांटेक्ट फोर्स, दूसरा आ गया आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो कांटेक्ट फोर्स के अंदर जो मेनली फोर्स आते हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा नॉर्मल फोर्स। दूसरा जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा आपका टेंशन फोर्स। और तीसरा फोर्स जो आता है वो आएगा आपका, थर्ड फोर्स जो आएगा आपका,
वो आएगा फ्रिक्शन फोर्स। ये मेनली आपके पास तीन टाइप के फोर्सेस है। पहला है नॉर्मल फोर्स, दूसरा है टेंशन फोर्स, तीसरा है फ्रिक्शन फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स का सेंस क्या है? अगर दो बॉडी की जो सरफेस है वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जैसे कि मेरा ये वाला हाथ है और ये वाला हाथ है, अगर मैं इसको आपस में चिपकाऊंगा तो ऐसे करके जो ये दो सरफेस अगर आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये वाला हाथ का सरफेस इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा, सेम एज ये वाले हाथ का सरफेस इस हाथ के सरफेस पे फोर्स लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहां पर जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यानी सरफेस के कांटेक्ट में होने से जो फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। दूसरा फोर्स है आपके पास टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का मतलब अगर कभी भी आप फोर्स लगाने के लिए किसी रोप या स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो रोप का यूज करते हुए जो फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, अगली चीज नेक्स्ट, अगला अगर आपके पास आ रहा है जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स का सीन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का सीन ये है कि अगर कभी भी आप जैसे मैं रोड में चल रहा हूं और रोड में रफनेस है, तो रफनेस की वजह से क्या होगा कि जब मैं मोशन कर रहा हूंगा तो मेरी जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसमें थोड़ा सा ना मेरे को ना डिक्लिनेशन दिखाई देगा, यानी थोड़ी सी वेलोसिटी कम दिखाई देगी। वो क्यों कम दिखाई देगी? वो इस वजह से कम दिखाई देगी कि मेरी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जहां मैं मोशन कर रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो तीन टाइप के फोर्स हो गए कांटेक्ट फोर्स में। पहला नॉर्मल फोर्स जो सरफेस में कांटेक्ट होने की वजह से आता है, दूसरा टेंशन फोर्स जो रोप के वजह से आता है, और थर्ड है आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जो आपके वेलोसिटी के या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा अप्लाई होता है। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट, अगला है आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स की हम बात करेंगे तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस चार टाइप के होते हैं, जिसमें पहला आपके पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहला आपका आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आपका आएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट आपका आ रहा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट आपका आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपके पास ये मेनली आगे इतने टाइप के फोर्सेस, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्सेस में आपके पास ये तीन टाइप के थे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में चार टाइप के फोर्सेस है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस का मतलब वो फोर्सेस होते हैं जिनको जब फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर आप उस बॉडी को डायरेक्ट टच नहीं करते हैं। जैसे मुझे एक बॉडी में फोर्स अप्लाई करना है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के वजह से अप्लाई करना है, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कभी भी उस बॉडी को टच नहीं करते हैं। विदाउट टच उसको क्या कर सकते हैं, उस पर फोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड जनरेट करते हैं, फील्ड के हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, जिसमें कि ये चार टाइप के फोर्सेस आ रहे हैं, जिसमें पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा आ रहा है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, अगला आ रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये मेनली आपका टाइप्स हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की। चलते आगे नेक्स्ट। अब अगला टर्म जो इंपॉर्टेंट है फोर्स के बाद वो आ रहा है इनर्शिया। अब इनर्शिया का सीन ये है कुछ कि अगर आप किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगाने से उस बॉडी का शेप या उस बॉडी का मोशन चेंज हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तब भी उस बॉडी का जो इनिशियल पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है या उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो क्यों रहा है, यानी इसको डिफाइन कैसे किया जाए फिजिक्स में, तो उसके लिए जो टर्म आई उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं करना चाह रही है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं इनर्शिया।
अब इनर्शिया का मतलब यहां पर जरा हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट द चेंज इन इट्स मोशन, स्टेट ऑफ मोशन और द रेस्ट। यानी बॉडी चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, जो भी उसकी स्टेट है उस स्टेट को अगर वो चेंज नहीं करना चाह रही है तो इसका मतलब वो बॉडी इनर्शिया लगा रही है या इस बॉडी में इनर्शिया है। अब इनर्शिया जब है तो इनर्शिया का मतलब आप पता कैसे लगाएंगे कि इसमें इनर्शिया ज्यादा है किसमें इनर्शिया कम है? तो फिजिक्स में आपने मेन एक क्वांटिटी पढ़ी थी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पहली क्वांटिटी थी जिसको हम बोलते हैं मास। तो मास मेनली डिफाइंड इसलिए ही किया गया कि कोई बॉडी कितना इनर्शिया लगाएगी, यानी जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा वो बॉडी इनर्शिया उतना ही ज्यादा लगाएगी। तो यहां पर अगर मान लो मेरे पास दो बॉडीज रखी हुई है, एक बॉडी ये है दूसरी बॉडी वो है, तो एक बॉडी का मास अगर m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है, तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी मास किसका ज्यादा है? m1 का ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इनर्शिया ऑफ m1 क्या होगा भाई? m1 का इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनर्शिया ऑफ m2। तो यानी इनर्शिया मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? इनर्शिया डिपेंड कर रहा है किसी भी बॉडी के मास पे। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया भी कम। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट। अब इनर्शिया भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। दो टाइप के हो गए आपके, पहला आपका हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी या किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी मान लो जीरो है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो का मतलब वो ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट कंडीशन में है। अब आप क्या कर रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट अब मतलब रेस्ट कंडीशन में ना रहे, वो किसी मोशन में आ जाए। बट वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उस टाइम पे चाह रहा है कि मैं रेस्ट पे रहूं, तो उस टाइम पे जो आपका इनर्शिया लग रहा है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला आपके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे नहीं रहा हो, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं रही हो। तो अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है इसका मतलब वो किसी ना किसी मोशन में है। जैसे कि मान लो कोई कार तेजी से मूव कर रही है, तो अब अगर मुझे ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं तो उस टाइम पे कार ये चाहेगी कि मैं इजीली रुकू ना। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो लग रहा है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी वो चाह रहा है कि मैं जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से मूव कर रहा हूं उसी से मूव करता चला जाऊं। तो उस टाइम पर जो इनर्शिया लगेगा उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, चलते आगे। अगला है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहला लॉ आपके पास आ रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपके पास ये समझाना चाह रहा है कि इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स अगर जीरो है, देन द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो बी जीरो। यानी अगर आपके पास कोई बॉडी है, जैसे कि आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, इस बॉडी में अगर एफ नेट की वैल्यू जीरो है, अगर आपने जितने भी फोर्स लगाए हैं और उसके वजह से जो एफ नेट है अगर वो जीरो है, तो एफ नेट अगर जीरो होना है तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा यानी जो ए नेट होगा वो भी क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी में अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस बॉडी में जो उस बॉडी की वेलोसिटी होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, या फिर जो नेट चेंज आएगा वो क्या होगा? उसका जीरो होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब इस न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपके दो केसेस बन सकते हैं। जैसा पहला केस आपका ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई बॉडी है मास m की और इसमें अगर कोई भी फोर्स ना लगे, यानी एफ एक्सटर्नल फोर्स यहां पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो इस टाइम पर जो आपका एफ नेट होगा वो भी जीरो ही होगा। ठीक है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो एफ नेट भी तो क्या होगा? जीरो ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसमें कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम पर उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा यानी जो ए नेट होगा वो कितना होगा? जीरो होगा।
सेम एज अगर मान लो कि केस 2 में ये है कि किसी बॉडी में एफ एक्सटर्नल जो है, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो नहीं है। जीरो नहीं का मतलब क्या है कि इस बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और इस बॉडी में अगर मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, अब मान लो कि एफ फोर्स यहां अप्लाई हो रहा है, एफ फोर्स यहां अप्लाई हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे या फिर नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ, क्योंकि इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस ना होके माइनस होगा, तो एफ माइनस एफ कितना आंसर आएगा, जीरो आएगा। कि इसका मतलब ये है कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है बट जो उनका नेट फोर्स हो रहा है वो भी कितना हो रहा है, जीरो। इसका मतलब है कि इस टाइम पर भी जो ए नेट होगा वो कितना आएगा, जीरो। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। यानी अगर किसी भी बॉडी में एफ नेट की वैल्यू जीरो है तो ए नेट भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट। अगला जो आपके पास आ रहा है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलना चाह रहा है कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द चेंज, कौन सा चेंज भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये कह रहा है कि कभी भी अगर किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो हमेशा और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल्स टू होगा फोर्स के। तो आप बोलेंगे कि जो आपका डीपी बाई डी है, देखो रेट ऑफ चेंज ऐसे दिखाते हैं, यानी उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो मैंने क्या लिख दिया, डीपी बाई डी, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा, तो आपने कहा ये बराबर होगा एफ एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, ठीक है, या फिर एफ के बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ बोल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि उसकी उस वाले फोर्स मतलब उस वाली बॉडी में मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम में जितना चेंज आएगा उस बॉडी में उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। ये किसने बोला है, आपका जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसने बोला हुआ। अब इस न्यूटन के सेकंड लॉ को हम डिराइव भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। तो अब इस न्यूटन के सेकंड लॉ को हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जरा देख लो कैसे। मैंने कहा न्यूटन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो सेम उसके लॉ से ही आया, यानी डीपी बाई डी टी, जो डीपी बाई डी टी है वो किसके बराबर होगा, तो आपने कहा वो होगा एफ के बराबर। ठीक है, एफ के बराबर या एफ एक्सटर्नल के बराबर, ये कौन होगा, डीपी बाई डी टी। अब मैंने कहा आपको कि एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि जो आपका यहां पर लिख देते हैं एफ इक्वल टू सॉरी P equal to we know that जो आपका मोमेंटम P है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। पता होना चाहिए मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम, आगे भी आएगा बट पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। जैसे ही आप इसकी वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो आपका आएगा d बाई डी टी ऑफ एम वी। पी की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि कई लोग ये सोचते हैं कि यहां पर मास कांस्टेंट है, बट मास हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। हम जो अपनी ऑब्जर्वेशन लेते हैं नॉर्मल डे मतलब नॉर्मल लाइफ में, मास वहां पर भी कांस्टेंट नहीं है, बट होता क्या है कि मास वहां पर बहुत ही कम चेंज हो रहा है तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अपनी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। बट रियल बात यह है कि मास कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे कि आप देख लें कि जब रॉकेट प्रपल्शन होता है, यानी रॉकेट जब उड़ रहा होता है तो धीरे धीरे उसके मास में भी चेंज आ रहा होता है। सेम एज अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लाइट की स्पीड से मूव कराएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की भी जो मास होगा उसमें भी चेंज आएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब मैंने ये दो सिचुएशन क्यों बोली, क्योंकि इन दो सिचुएशन में आपको मास का जो चेंज है वो विजिबल होगा, यानी आपको अच्छा खासा चेंज नजर आएगा। बाकी जब हम रनिंग करते हैं, जब हम साइकिलिंग करते हैं, उस टाइम भी मास चेंज हो रहा है, बट वहां पर मास इतना कम चेंज होता है कि हमें पता नहीं लगता या हम अपनी कंसिडरेशन में नहीं ले सकते उसको।
ठीक है। बट इन दो सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो मास आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मास आज के बाद याद रखना कि मास कांस्टेंट नहीं होता है, वो हम मान रहे होते हैं अपनी सिचुएशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में कि मास कांस्टेंट है, बट मास कांस्टेंट नहीं रहता है। अब चलते आगे नेक्स्ट। मैंने कहा यहां पर कि ये भी आपका वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो याद रखना हमेशा कि कभी भी अगर दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में है तो वहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। यानी ये आपका हो जाएगा फंक्शन 1, ये हो जाएगा fx1 और ये हो जाएगा आपका fx2। ठीक है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। अब क्या होगा कि जैसे ही हम आगे चलेंगे, देखना आप इधर, अब चलेंगे आगे नेक्स्ट, तो जब डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, फिर कितना होगा dv बाई dt, फिर प्लस, अब दूसरे फंक्शन को ऐसे लिख देंगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इक्वल टू आपका आ जाएगा f। इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, यानी एक बार में एक फंक्शन को ऐसे रहने दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को ऐसे रहने दिया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब जैसे ही मैंने ये अप्लाई कर दिया तो जरा देखें आप यहां पर कि जो मैंने लिखा हुआ है, ये जरा यहां पर लिख देते हैं, f इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, ये मैंने लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, अब अगर मैं, ये तो हो गया आपका डिफरेंशियल फॉर्म, इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब जरा देखते हैं आगे, मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो कि यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि इफ dm बाई dt इज 0। अब dm बाई dt 0 कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंडीशन ये ले लूं यहां पर कि अगर आपका मास कांस्टेंट हो जाए, अगर मैं ये सिचुएशन मान लूं, ये एजम्पशन मेरा मान लूं कि मेरा मास क्या है, अभी कांस्टेंट है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो आपका रेट ऑफ चेंज आएगा, यानी dm बाई dt भी क्या आएगा, 0, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी d बाई dt ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0। इसका मतलब अगर मास कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन dm बाई dt होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये लिख दूं, ये वाली लाइन दोबारा, f इक्वल्स टू m dv बाई dt, और जो आपको ये वाली टर्म नजर आ रही है, कौन सी वाली भाई, ये वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है, ये क्या हो जाएगी आपकी 0। तो v इंटू 0 कितना आंसर आएगा, तो आपने कहा ये आंसर आ जाएगा आपका +0। तो कितना आ जाएगा, 0। अब जैसे ही आपने ये लिखा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, f इक्वल्स टू m dv बाई dt। अब आपने जो पिछला लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv बाई dt को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां से मेरा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा f इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहां से आपको समझ आनी चाहिए कि F इक्वल टू ma आपका सेकंड लॉ नहीं है, बल्कि उस सेकंड लॉ की एक फिक्स कंडीशन है, जिस कंडीशन में मैं मास को क्या मानता हूं, कांस्टेंट मानता हूं। जब मास आपका कांस्टेंट रहेगा, केवल उसी टाइम पर आपको क्या लगेगा, F इक्वल टू ma वाला रिलेशन वैलिड होगा। वरना जो रिलेशन वैलिड होगा वो कौन सा वाला है, या तो आप मानेंगे dp बाई dt इक्वल्स टू f, या फिर आप मानेंगे F इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। और ये कंडीशन है न्यूटन के सेकंड लॉ की, जिसमें मास कांस्टेंट है, जहां पर फॉर्मूला आता है F इक्वल टू ma। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके आ रहा है, आपके पास आ रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स वाला लॉ। अब वैसे दिखने में तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है, मतलब एक लाइन का है, बट इसके जो केसेस है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैकेनिक्स में केवल इस थर्ड लॉ से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, यहां पर है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यानी जैसे मेरे पास एक वॉल है, इस वॉल को अगर मैं धक्का दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, कौन सा वाला फोर्स, एक्शन वाला फोर्स। तो वो जो वॉल होगी वो मेरे हाथ पे कौन सा फोर्स लगाएगी, रिएक्शन वाला फोर्स, यानी Fr। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, Fa मैं लगा रहा हूं, जो वॉल है वो क्या लगा रही है, Fr लगा रही है, तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स।
हमेशा याद रखना एक्शन रिएक्शन सेम टाइप के होते हैं। जैसे मैंने वॉल को पुश करा तो उस टाइम पर जो फोर्स था, मैंने कौन सा फोर्स लगाया है, ये है नॉर्मल फोर्स। तो जो वॉल ने मेरे हाथ पे लगाया वो भी कौन सा है, नॉर्मल फोर्स। अगर मान लो कि वॉल को मैं रस्सी से खींच रहा हूं या किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से खींच रहा हूं, तो उस टाइम पर मैं टेंशन फोर्स लगा रहा हूं, तो वो वाला ऑब्जेक्ट भी मेरे पे क्या लगाएगा, टेंशन फोर्स ही लगाएगा। इसका मतलब याद रखना एक्शन रिएक्शन फोर्स में जो ये फोर्स का नेचर होता है वो एकदम सेम टाइप का होता है कि यानी नॉर्मल का हमेशा नॉर्मल होगा, टेंशन का हमेशा टेंशन होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी फोर्स का अगर आप नॉर्मल मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या होंगे, हमेशा सेम नेचर के ही होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब थर्ड लॉ की कुछ कंडीशंस है या कुछ एप्लीकेशन है जो आपको मेनली यहां पर पता होनी चाहिए, जहां से हम मतलब जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनडी में भी पूछे जाते हैं। जिसमें पहले आपके पास है वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। अगर कोई पर्सन अगर वॉक कर रहा है तो वॉक कैसे कर रहा होगा, जैसे ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर पर्सन है। अभी पर्सन जब वॉक करेगा तो कैसे करेगा, तो सबसे पहले ये पर्सन इस वाले क्या नाम है, ग्राउंड सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, यानी आपकी जो ये ग्राउंड सरफेस है इस पे एक्शन देगा, और जो ये ग्राउंड सरफेस है वो क्या करेगा, इस इंसान को क्या देगा, आगे की तरफ रिएक्शन देगा। ठीक है, आपने क्या करा, जो ये आदमी है इसने क्या करा, एक्शन दिया किसको, ग्राउंड सरफेस को, और ग्राउंड सरफेस ने इसको क्या दिया, रिएक्शन दिया। तो उस रिएक्शन की वजह से ये आदमी क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। यानी अगर यहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, ये वाला जो इंसान है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा भी यही है, अ पर्सन इज एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिएक्शन द ग्राउंड ऑल्सो पुशेस द पर्सन इन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन किसका, न्यूटन के थर्ड लॉ का। नेक्स्ट है आपके पास अगला जो आपका एप्लीकेशन है वो है रिकॉइल ऑफ द गन। अब जब गन चलाते हैं तो आपको उसमें पीछे की तरफ रिकॉइल मिलता है, यानी एक पीछे की तरफ जर्क टाइप का दिखाई देता है। वो जो रिकॉइल है या जर्क है वो किस वजह से दिखाई दे रहा है, उसका मेन मतलब जो रीजन है वो ये है कि जब बुलेट आगे की तरफ चल रही होती है तो होता ये है कि जितना बुलेट मतलब जितना गन बुलेट को आगे की तरफ पुश कर रही है यानी फोर्स अप्लाई कर रही है, सेम अमाउंट का फोर्स जो बुलेट है वो गन पर बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। तो ये एक्शन हो गया और यहां पर इसको रिएक्शन मिल गया, और इसी की वजह से गन कहां तेजी से आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, यहां पर समझ में आ रही होगी। चलते नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है आपका रॉकेट प्रोपल्शन। अब जब रॉकेट प्रोपल्शन होता है यानी रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है, जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उस टाइम पे यही होता है कि जो ये रॉकेट है इस रॉकेट में हाई प्रेशराइज गैसेस होती हैं जो जिनका कंबक्शन होता है। यानी कंबक्शन की वजह से क्या होता है कि ये मतलब गैसेस जब जल रही होती है तो बहुत सारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही होती है। उन एग्जॉस्ट गैसेस के वजह से क्या होता है कि ये वाला जो रॉकेट है ये ग्राउंड सरफेस में क्या करेगा भाई, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये वाली जो मतलब जो इस एक्शन की वजह से जो इसको रिएक्शन मिलेगा वो रिएक्शन इसको मिलेगा ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। यानी पहले क्या करता है, ये नीचे की तरफ पुश करता है बहुत तेजी से, और उससे क्या होता है, इसको ऊपर की तरफ क्या मिल रहा होता है, रिएक्शन मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास आ रहा है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है जरा देख लेते हैं यहां पर। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप क्या करें मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो मोमेंटम को पी से शो करते हैं, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। एम इंटू वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इतना बताओ। और अगर मैं यहां से इसकी यूनिट देख लूं तो यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट केजी होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो यानी मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट। जो मोमेंटम होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखना मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल्स टू एम वी, वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट।
अब अगला आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जो ये लॉ आपके पास है यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जब कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम में, यानी जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट कैसे रहता है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर कभी भी किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहना है तो उस मोमेंट मतलब उस सिस्टम में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0। तो होगा क्या कि अगर किसी भी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कोई नहीं लग रहा है, यानी यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आपका कंजर्व्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम आपका है वो कंजर्व्ड है कब, जब आपकी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, 0। तो उस टाइम पे जो पूरा सिस्टम होगा उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। याद रखना हमेशा जो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो किसी सिस्टम के लिए, वो बॉडी के लिए अप्लाई नहीं है, वो किसी सिस्टम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी किसी सिस्टम में दो से ज्यादा बॉडीज भी हो सकती हैं, उन बॉडीज का जो मोमेंटम कंजर्व कर रहेगा जब आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट ये कह रहा है दैट लीनियर मोमेंटम is the vector sum of the linear momentum of all the particles of the system। अब ये क्या बोल रहा है जरा यहां पर देखते हैं। मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, जैसे कि मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, मान लो कि ये बॉक्स आपका एक सिस्टम है, ये बॉक्स आपका एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आपके मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं, आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये आपके पास ये किसी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं। अब होगा क्या कि ये पार्टिकल्स का जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, यानी इस पूरे सिस्टम में, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, यानी यहां पर अगर इफ एफ नेट आपका क्या हो जाए, 0, तो अगर एफ नेट 0 रहेगा तो आप क्या बोलेंगे कि जो मेरा डीपी बाई डी है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। और dp बाई dt 0 का मतलब ये है कि जो मोमेंटम में चेंज है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि p आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट आपके पास ये समझ में आ रहा होगा कि अगर कभी भी किसी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं तो उन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे ये पता लग रहा है कि उस पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा। पार्टिकल के बीच में फोर्स अप्लाई हो सकता है बट बाहर से कोई भी फोर्स उस पूरे के पूरे सिस्टम में नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो क्या नाम है, मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, पूरे सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम का ट्रांसफर एक मतलब पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में तो हो सकता है, मोमेंटम यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, बट पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। अब इसने जो सेकंड पॉइंट बोला था वो ये बोला था कि अगर मान लो किसी भी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उस टाइम पर जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो आपने कहा कि अगर मान लो इफ देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आप कहेंगे कि जो मोमेंटम होगा, जैसे मान लो पार्टिकल 1 के लिए, फॉर पार्टिकल 1, पार्टिकल 1 के लिए मोमेंटम कितना होगा, तो आपने कहा फर्स्ट के लिए जो मोमेंटम होगा वो होगा m1v1। ठीक है, ऐसे ही आप करते करते पार्टिकल 2 के लिए भी निकाल सकते हो,
m2v2। करते करते आप लास्ट में निकाल सकते हो किसके लिए, तो आप बोलोगे पार्टिकल n के लिए उसका कितना होगा, mnvn। ठीक है, तो इसने कहा कि पहले आप इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या निकाल ले, मोमेंटम, जैसे मैं निकाल चुका हूं यहां पर। अगर आप इनका वेक्टर सम कर दे, वेक्टर एडिशन अगर आप कर दें, जैसे मैं यहां पर वेक्टर एडिशन कर देता हूं इन सबका, पेज लेते हैं। हाँ, तो अगर मैं यहां पर वेक्टर एडिशन कर दूं, इसका मतलब है कि जो आपका वेक्टर एडिशन का मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं m1v1 प्लस m2v2 प्लस करते करते कहां तक mnvn। इन सबको जैसे मैं ऐड कर दूंगा तो जो मुझे मिलेगा उसको मैं कहूंगा p, और p का मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ दिस होल सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो आपका निकल जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर आपको मोमेंटम निकालना है पूरे सिस्टम का तो ये हो जाएगा आपका P1, क्योंकि वैल्यू किसकी थी, P1 की, ये P2 की, ये Pn की। तो यानी किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंटम P। तो आप बोलोगे मोमेंटम P मेरा हो जाएगा, मोमेंटम P मेरा हो जाएगा, मोमेंटम P मेरा हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn। ठीक है, और ये सारे का सारा क्या होना चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए। वेक्टर सम का मतलब है कि जब हम एडिशन कर रहे होंगे तो एडिशन के वक्त हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन को देखते हुए एडिशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर एडिशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये गन है, अब जब ये गन यहां पर है तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि गन जब चल नहीं रही है, यानी अभी रेस्ट कंडीशन में रही होगी, तो लिखेंगे एट रेस्ट। जब रेस्ट कंडीशन है तो उस टाइम पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u, वो कितनी होगी, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस टाइम पर अगर मैं गन का, चाहे मैं बुलेट का, किसी का भी अगर मैं मोमेंटम निकालूं उस टाइम पे, जिसको मैं इनिशियल मोमेंटम बोल रहा हूं, वो कितना आएगा, तो आपने कहा मास इंटू में वेलोसिटी। और मास इंटू वेलोसिटी जब मैं निकाल रहा हूं तो आप बोलोगे कि आंसर कितना आएगा, कि वेलोसिटी तो 0 है, यानी इनिशियल मोमेंटम यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी रेस्ट कंडीशन के वक्त जब आपका बुलेट गन दोनों किसमें है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उस टाइम पे जो इनिशियल मोमेंटम वो कितना आ रहा है, 0। अब सेम एज अगर मैं यहां पर फाइनल मोमेंटम निकालूं तो कैसे निकालूंगा, तो आपने कहा फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए, यानी पीएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर दूंगा। अभी बताया मैंने कि पार्टिकल जितने होंगे सबका इंडिविजुअल निकाल लो, ऐड कर दो, टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम और इंडिविजुअली निकालोगे तब भी 0 आना ही है, तो डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। अब होगा क्या यहां पर कि देखो, होगा ये कि बुलेट जाएगी आगे की तरफ, यानी इसकी वेलोसिटी इस तरफ ऐसी रहेगी। ठीक है, फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ रहेगी। कैसे पता लगा मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, जब मैं एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने कहा था रिकॉइल की वजह से क्या होगा, रिकॉइल की वजह से क्या होगा, बुलेट और गन के अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसका कुछ मास भी रहा होगा तो मैंने इसको लिख दिया मास ऑफ गन, इसको मैंने लिख दिया मास ऑफ बुलेट। ठीक है, अब मैं यहां पर कंजर्वेशन जब लगा रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, इंडिविजुअल मोमेंटम। तो जैसे गन का अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो कितना होगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg इंटू में vg प्लस, अब जो बुलेट का मोमेंटम वो कितना होगा, तो आपने कहा वीजी सॉरी वीबी इंटू एमबी, ये होगा। अब फाइनल मोमेंटम हो गया। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, यानी फॉर कंजर्वेशन 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 ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता था कि अगर किसी सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देखो इधर कि जब ये पूरा सिस्टम था जिसमें कि गन भी है और बुलेट भी है, इस पूरे के पूरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जो मोमेंटम ओवरऑल आएगा वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड आएगा। इसका मतलब यहां पर है कि मोमेंटम यहां पर भी कंजर्व्ड होगा, और कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा।
और इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो आपने कहा इनिशियल मोमेंटम तो हमारा जीरो आया था, ये देख लो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना आया था, जीरो। अगर फाइनल मोमेंटम हम यहाँ पर देखेंगे तो वो हम निकाल चुके हैं, कितना आएगा, एम जी वी जी प्लस वी बी एम बी, ये आएगा। तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐसे डिनोट कर दूं तो कितना आ जाएगा, एम जी वी जी इक्वल्स टू माइनस वी बी इंटू एम बी। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है। क्योंकि देखो गन अगर आगे की तरफ जा रही है तो जो सॉरी बुलेट अगर आगे की तरफ जा रही है तो जो गन को रिकॉइल मिलेगा वो पीछे की तरफ मिलेगा। दोनों की जो डायरेक्शन है मोमेंटम की वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि इस दोबारा समझा देता हूं क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास एक सिस्टम था जिसमें गन और बुलेट दोनों थी। ठीक है, गन जब चल नहीं रही है उस टाइम पे गन और बुलेट दोनों किसमें है, रेस्ट कंडीशन में है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो चाहे आप गन का निकालो बुलेट का निकालो, जो ओवरऑल जो सिस्टम का जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो है दोनों की। तो अब होगा क्या कि मैंने इनिशियली तो देख लिया कि मोमेंटम कितना है, जीरो। अब फाइनल मोमेंटम कितना है देख लेता हूं। तो जब आपने फाइनल मोमेंटम देखा तो फाइनल मोमेंटम कितना निकला, एम जी इंटू वी जी प्लस एम बी इंटू वी बी, यही आया। अब मैंने कहा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो यहाँ हो ही नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा मुझे यहाँ पर डायग्राम में कि कोई मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बाहर से। तो अगर फोर्स अप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या आएगा, एकदम इक्वल आएगा। इनिशियल की वैल्यू जीरो थी, फाइनल की मैंने रख दी। तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि जो गन और बुलेट का जो मोमेंटम है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर बोल सकते हो गन की वेलोसिटी जो रिकॉइल की वेलोसिटी है जो और जो बुलेट की वेलोसिटी है दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी जीरो है नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो वहां पर जो आपके पास पूरा सिस्टम होगा उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये है आपका इंपल्स। अब इंपल्स का मतलब क्या है जरा यहां देख लेते हैं। इंपल्स का मतलब होता है, इंपल्स को दूसरी भाषा में इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इंपैक्ट ऑफ फोर्स। अब इंपैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब यह है कि फोर्स लगाने की वजह से कितना ज्यादा इफेक्ट आपको दिखाई दिया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, सॉरी इंपैक्ट ऑफ फोर्स, हाँ चलो इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। यानी आप अगर आपने कोई फोर्स लगाया तो कितना ज्यादा आपको इफेक्ट दिखाई दिया। तो ऐसा होता है कि कभी भी अगर आप किसी फोर्स को किसी छोटे टाइम इंटरवल में लगा रहे हैं, देखो मान लो जैसे फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन वाले फोर्स को एक बार आपने अप्लाई करा 5 सेकंड में, एकदम इजीली बिल्कुल 5 सेकंड में अप्लाई करा, और फिर आपने इसको अप्लाई करा 2 मिनट में, मतलब धीरे धीरे अप्लाई करा। एक बार में तो क्या करा, 5 सेकंड में एक साथ अप्लाई कर दिया, और उसके बाद क्या करा आपने, 2 मिनट तक धीरे धीरे अप्लाई करा। तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपने कम टाइम में कोई फोर्स लगाया है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू वही फोर्स अगर आप ज्यादा टाइम में लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि 10 न्यूटन जो आपने 2 मिनट में लगाया उसका जो इंपैक्ट है वो कम आएगा, और जो 10 न्यूटन आपने 5 सेकंड में लगाया उसका मोमेंट, उसका जो इंपैक्ट आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कैसे पता लग रहा है, ये इस फॉर्मूले से पता लग रहा है। यानी जो इंपल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स इंटू में टाइम। ठीक है, यानी कितने कम टाइम में कोई फोर्स लग रहा है, जितने कम टाइम में कोई फोर्स लगेगा उसका इंपैक्ट भी उतना ज्यादा आएगा, यानी यहां पर इंपल्स भी उतना ही ज्यादा आएगा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर लूं तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स की यूनिट है न्यूटन और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगी। और याद रखना कि ये जो क्वांटिटी होती है ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो है फ्रिक्शन। अब यहां पर जो फ्रिक्शन आ रहा है ये आप काइनेमेटिक्स से भी लिंक कर सकते हैं। फ्रिक्शन जब भी लगता है वो तब लगता है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो, और उसके साथ साथ उनमें क्या होना चाहिए, दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था,
वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि रिलेटिव मोशन का मतलब ये है दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेस के बीच में, मतलब दो सरफेस के बीच वेलोसिटी का गैप होना। जैसे कि एक सरफेस की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और दूसरे की है 2 मीटर पर सेकंड, दोनों की वेलोसिटी में 3 मीटर पर सेकंड का गैप है। तो अगर कभी भी दो सरफेस के बीच की जो वेलोसिटी वो अलग अलग है या उनमें वेलोसिटी में डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। और अगर रिलेटिव मोशन है दो सरफेस में और वो आपस में कांटेक्ट में है तो उस टाइम पर जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक टाइप का क्या है, रेजिस्टेंस ही है, बट उसको हम बोलते हैं क्या है मैकेनिक्स में, फ्रिक्शन। अब जब आपके पास फ्रिक्शन आ रहा है तो जरा देखते हैं इधर फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है ये, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स और ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है फ्रिक्शन एक टाइप का क्या है, फोर्स है। अब ये फोर्स हमेशा क्या होता है कि जो मोशन की या फिर जो रिलेटिव मोशन है उस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। अब रिलेटिव मोशन कैसे नहीं हो सकता है या हो सकता है, तो मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई एक सरफेस है जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है। तो जब वो स्लाइड कर रहा होगा तो जो आपका यहाँ पर सरफेस है ये तो रेस्ट कंडीशन में है, बट इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है कि इस सरफेस और जो ये ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच में वेलोसिटी का गैप होगा, यानी रिलेटिव मोशन होगा। तो ये वाला जो सरफेस चाहेगा वो ये चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो होगा ये कि अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो जो इसमें क्या नाम है, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन कहाँ आएगा, इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब है जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमेशा ये ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, अब चलते आगे नेक्स्ट। इसके बाद है आपके पास टाइप्स ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास तीन टाइप के फ्रिक्शन है। पहले आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन में ही आता है, लगभग इसका ही पार्ट है लगभग। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम एक बार देख लेते हैं, चलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपके पास है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब इट इज एन अपोजिट फोर्स विच कम इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपको लगाना है तो मान लो कि कोई ये बॉक्स है, ये बॉक्स किसी भी एक सरफेस में रखा हुआ है, मान लो कि सरफेस ये है। ठीक है, ये बॉक्स इस सरफेस के ऊपर मूव करना चाह रहा है। अभी ये मूव नहीं कर रहा है, यानी ये कंडीशन किसकी है, ये रेस्ट कंडीशन में ही है। हमेशा याद रखना जो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो रेस्ट कंडीशन में ही लगता है, यानी मोशन से जस्ट पहले जो लगता है। जैसे भारी सा बॉक्स है आपको, तो भारी से बॉक्स को जब आप स्टार्टिंग में पुश करते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वो ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ये चाह रहा है कि जो ये इनिशियल पोजीशन मेंटेन है, यानी दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है, यानी जो आपका सरफेस की वेलोसिटी है और इस बॉक्स की जो वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, क्योंकि ये चेंज का अपोज कर रहा है, यानी ये चाह रहा है कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो इसीलिए यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। दोबारा देख लो क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर मैंने कहा कि ये बॉक्स है और ये सरफेस है। जैसे ही आपने इसमें फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो आपने इसमें फोर्स लगाया, जैसे आपने इधर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, जैसे आपने यहां पर फोर्स लगाया तो अभी ये मूव नहीं कर रहा है, जस्ट मूव करना चाह रहा है। यानी इसके थोड़े बाद देर बाद ये मूव कर जाए मान लो, यानी अभी मूव नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पर होगा क्या कि एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम एफ एस से शो करते हैं। जैसे कि कोई भारी सा बक्सा है, स्टार्टिंग में हमें पता फील होता है ना कि थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है हमें। तो जो फीलिंग है वो कि जो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं वो इस वजह से हो रहा है कि जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, चलते हैं आगे।
स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू में एन। ये होता है किसका? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर है क्या, देखो एफ एस जो है आपका, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो आपका म्यू एस है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो आपका एन है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल फोर्स। तो याद रखना फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से? एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। यहां पर एफ एस क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो आपका एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नॉर्मल फोर्स को, ठीक है। यहां पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं अगले टाइप की फोर्स, मतलब फ्रिक्शन की, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या, जरा देखना। ये कह रहा है द मैक्सिमम फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स which comes into play when one object just begins to slide over the surface of another object। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन क्या है, जरा समझना। मैंने कहा कि मान लो कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है और ये आपका सरफेस है। अब हुआ क्या, मैंने इस बॉक्स में मान लो कि फोर्स अप्लाई करा। मान लो कि मैंने यहां पर क्या अप्लाई करा? एक फोर्स। और जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है, मान लो कि ये फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हुआ क्या कि यहां पर मान लो कि मेरे पास म्यू एस और एन की वैल्यू गिवन है, ये भी मुझे गिवन है और ये भी मुझे गिवन है। तो मैंने क्या करा, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का म्यू एस इंटू एन। तो हुआ क्या, यहां पर जैसे ही आपने एफ एस की वैल्यू निकाली तो आंसर मान लो आपका आ गया 15 न्यूटन। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, कितना आ गया? 15 न्यूटन। तो होगा क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, इधर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एफ एस हो जाएगा। तो यहां पर ये बोलना ये चाह रहा है कि कंडीशन कुछ इस तरीके से बिगड़ गई है कि आपने क्या करा, किसी बॉक्स को 10 न्यूटन से खींचा। तो मान लो आप किसी बॉक्स को 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो उसमें दो ही कंडीशन तो वैलिड हो सकती है, या तो वो बॉक्स अपनी पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, या फिर अपनी पोजीशन को छोड़ देगा। तीसरी कंडीशन तो हो नहीं सकती कि वो बॉक्स आप फोर्स लगा रहे हैं आगे की डायरेक्शन में और बॉक्स भाग रहा है पीछे की डायरेक्शन में। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, यानी यहां पर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो फेल कर जाएगा। तो उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, जो कंडीशन है उसको वैलिड करने के लिए हमने क्या करा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को मान लिया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्या करेंगे, यहां पर जैसे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो होगा क्या कि जब आपने ये फॉर्मूला लगाया म्यू एस इंटू एन, तो यहां पर आपका 15 न्यूटन जो आंसर आया, इस आंसर को हम क्या करेंगे, रिकरेक्ट करेंगे, यानी इसको अपने आप चेंज करेंगे। क्योंकि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये इस टाइप का फोर्स है जो अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। किस अकॉर्डिंग? कि फोर्स के अकॉर्डिंग। यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यहां पर अगर जैसी वैल्यू आपकी बढ़ती है, वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो वैल्यू उसके बराबर होगी जो वैल्यू आपकी आ रखी है, यानी जो आपने फोर्स अप्लाई करा था। यानी यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो आपने कहा वो 15 न्यूटन ना आके ये अपने आप को चेंज कर देगा और आंसर आपका आएगा कितना, वो आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा आपका? 10 न्यूटन। दोबारा सुन लो क्या बोला मैंने। बॉक्स की सिचुएशन क्या होगी, जब मैंने उसको पुल करा, ये तो बॉक्स मूव करेगा, ये नहीं मूव करेगा। बट ऐसे कंडीशन तो नहीं होगी लेफ्ट साइड मूव कर जाए, फोर्स में राइट लगा रहा हूं, मूव लेफ्ट तरफ कर जाए, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि मैं क्या करूंगा इस कंडीशन में, कि जितना मैक्सिमम फोर्स मैं लगा रहा हूं उसके बराबर ही फोर्स मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूंगा, और इसी को मैं बोलूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और इस कंडीशन में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लग सकता है, यहां पर
10 न्यूटन ही लग सकता है। यानी जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है किसी भी कंडीशन का। कोई भी कंडीशन आपने अप्लाई करी, जैसे मैंने एक कंडीशन यहां पर ली थी, तो यहां पर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता था वो कितना लग सकता था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो आपने कहा 10 न्यूटन के बराबर ही लग सकता था। तो हुआ क्या कि जैसे ही मेरा आंसर 15 न्यूटन आया तो इसने अपने आप को चेंज करके जो आंसर है वो कितना लेके आ गया 10 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स यहां पर नहीं लग सकता। उससे कम तो लग सकता है बट 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आपका फ्रिक्शन फोर्स आया उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आ रहा आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है जरा देख लेते हैं। तो द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स ओवर द अदर सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो सेम वही कंडीशन है। यहां पर कंडीशन क्या है, सुनना बात को इधर। यहां पर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये सरफेस है। मान लो कि ये आपका सरफेस, ये हो गया आपका सरफेस। अब होगा क्या, इस टाइम पर जो ये बॉक्स मैंने बनाया है, ये बॉक्स अब चल चुका है, यानी इस पे कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, यानी ये रेस्ट पे नहीं है। अभी तक जो दो मैंने फ्रिक्शन देखे थे वो तब थे जब रेस्ट कंडीशन थी या फिर मोशन जस्ट होने वाला था। तो मोशन के जस्ट पहले जो लग रहा था उसको बोलते हैं स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट उसके बाद यानी मोशन जब हो चुका है उसके बाद जब फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे कि हम क्या करते हैं ग्राउंड सरफेस में रनिंग करते हैं या चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो लग रहा होता है उसको क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जब ये बॉक्स आपका इस सरफेस में, जब ये बॉक्स इस सरफेस में मूव कर रहा है, मान लो कि बॉक्स कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा है क्योंकि मैंने कुछ फोर्स लगाया, तो इस टाइम पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इसको हम म्यू क्यू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि होगा क्या कि जैसे ही आपकी वेलोसिटी कुछ हुई, अब वेलोसिटी मान लो कि ये बॉक्स मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, अब आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है और 10 मीटर पर सेकंड करना है। तो होगा क्या कि जो ये सरफेस है, सरफेस चाहेगा कि ये 10 ना हो, तो होगा क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है मोशन के वक्त उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू में एन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू में एन। सेम वही चीज यहां पर क्या है भाई, एफ के जो आपका हो जाएगा, एफ के को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और म्यू के को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन तो आपको पता है वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के बारे में सब लोगों को पता ही होगा। जब इससे पहले मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फोर्स, तो वहां पर क्या आया था, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा कब आता है, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे। अब जो आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन है इसके भी दो सब पार्ट्स हैं। तो इसमें जो आपके पास पार्ट्स हैं वो दो हैं। पहला आपके पास आ रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा आपके पास आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नॉर्मल सा मतलब ये है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी सरफेस में स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करने के वक्त जो फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि उस टाइम भी मोशन हो रहा है, तो उस मोशन के वक्त, स्लाइडिंग मोशन के वक्त जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सेम एज जब रोलिंग हो रही है, रोलिंग के वक्त जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां कर दूं। जैसे ये आपके पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट, मैं ऐसा बना लेता हूं कि इस सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो होगा क्या कि मास होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, इस तरफ आ रहा होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा होगा जो ये चाहेगा कि ये नीचे स्लाइड ना करे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हम एफ स्लाइडिंग से शो करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेम एज अगर रोलिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब, जैसे कि मान लो कि कोई रोलर है, ठीक है, या कोई बॉल है, ये किसी भी सरफेस के ऊपर ऐसे रोल कर रही है। अब रोल करने का क्या मतलब होता है, तो रोलिंग कंडीशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्या है जरा देख लेते हैं। रोलिंग कंडीशन का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट भी करे और आगे की तरफ मूव भी करे, ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी करे और आगे की तरफ मूव भी करे, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है, रोलिंग का मतलब होता है कि जो आपका ट्रांसलेशन मोशन होता है, कौन सा मोशन, ट्रांसलेशन मोशन प्लस
रोटेशनल मोशन, जो आपका लीनियर मोशन होता था जिसको हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते थे, अगर हम उसको ऐड कर दें किसके साथ, रोटेशनल मोशन के साथ, यानी दोनों के दोनों मोशन अगर एक साथ हो जाए, कौन कौन से, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन अगर एक साथ हो जाए, तो उस टाइम जो चीज एक्ट कर रही है या उस टाइम जो मोशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन के वक्त जो काम कर रहा है, ऐसा काइनेटिक फ्रिक्शन जो रोलिंग के वक्त काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने मोशन वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, इंपल्स, ये सारे मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीजें हमने यहां पर कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात कर लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।